साल 1943 जून का महीना है। जैसी गर्मी इस महीने में पड़ती है, वैसी ही गर्मा गर्मी जापान के इंपीरियल जनरल हेडक्वार्टर की इस मीटिंग में भी है। 15th आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रेनिया मोतागुची भारत पर अटैक का अपना प्लान पेश कर रहे हैं। मीटिंग रूम में तनाव का माहौल है। इंपीरियल जनरल हेडक्वार्टर, जो जापान की सारी फोर्सेस को कंट्रोल करता है, उसके लेफ्टिनेंट जनरल गोनपाची कोंडो ने इस प्लान को खारिज कर दिया। जनरल मोतागुची, आपका यह प्लान किसी भी एंगल से सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। सर, हमने इसी प्लान से इंडियन ब्रिटिश आर्मी को हराकर बर्मा को हथिया लिया। इंडियन ब्रिटिश फोर्सेस हमारे अटैक के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जनरल, आपके प्लान में कई लॉजिस्टिक इश्यू हैं। इम्फाल की हिल्स में इतनी बड़ी आर्मी के लिए राशन पहुंचाना तक भी मुश्किल है। हथियारों की तो बात छोड़ दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल मसाकासु कवाबे अभी तक मीटिंग में शांत थे, लेकिन उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो मोतागुची के प्लान को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, अगर हम इस प्लान के साथ जाते हैं तो इंडियन टेरिटरी पर अच्छा खासा कब्जा कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए इस वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ी जीत होगी। आप जीत की बात छोड़ दीजिए। ये मिशन हमारे लिए सबसे बड़ा सुसाइडल मिशन साबित होगा। जनरल कोंडो ने इनाडा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं इस मिशन की इजाजत नहीं दे सकता। मोतागुची इस मीटिंग से बहुत निराश हुए। जो भी लोग मोतागुची के पर्सनैलिटी से वाकिफ थे, वो जानते थे कि वो इस मिशन को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह के जिद्दी इंसान वो थे, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते। मोतागुची ने जापान की कई लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने साथियों के बीच वो झगड़ालू ऑफिसर के तौर पर जाने जाते थे। उनके रूड बिहेवियर के चलते उनको ब्लॉक हेड कहा जाता था, लेकिन उनके बिहेवियर की खामियों के बावजूद जापान आर्मी में उनकी इज्जत थी। ये मिशन मोतागुची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनका मानना था कि जापान के लिए एक निर्णायक लड़ाई जीतना उनकी किस्मत में है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश इंडिया पर अटैक का ये ओवर एम्बिशियस प्लान बनाया था। अगर वो इम्फाल जीतने में सफल हो जाते तो फिर एशिया को कंट्रोल करना जापान के लिए बहुत आसान हो जाता और वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री में उनके नाम को बहुत इज्जत मिलती। मोतागुची गुस्से में तेजी से मीटिंग रूम से बाहर निकले। उनके साथ मोतागुची के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल टोडाई कुनोमुरा हैं। वो लोग जानते नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे पास भारत की तरफ से इतना बड़ा एडवांटेज था कि हम आसानी से जीत जाते। कौन सर? हमारी हेल्प करने को कौन तैयार था? सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे हमारी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाती है। हाँ कुनुमोरा, बिल्कुल। बोस ऐसे किसी भी अटैक को सपोर्ट करने को तैयार हैं जो ब्रिटिश राज को वहां से उखाड़ फेंके। इन लोगों ने अभी के लिए मेरा प्लान भले ही रद्द कर दिया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये बोलते हुए मोतागुची के चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस हमेशा से जापान को सपोर्ट करने के लिए इच्छुक थे, जिससे ब्रिटिश रूल इंडिया से समाप्त हो सके। वहीं जापान को भी बड़ा फायदा होता अगर कोई ऐसी सरकार इंडिया में रूल करती जिसके साथ उनके अच्छे संबंध होते। साल के अंत तक दिसंबर में फिर से मैप एक्सरसाइज किया गया और इस बार मोतागुची का प्लान एक्सेप्ट हो गया। पहले जो लोग विरोध में थे, उनमें से मेजर जनरल मसाजुमी इनाडा को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल इटारो नाका इस ऑपरेशन के पक्ष में आ गए थे। प्राइम मिनिस्टर हिदेकी तोजो के पास जब प्लान अप्रूवल के लिए भेजा गया, तब वो नहा रहे थे। वहीं से उन्होंने प्लान की जानकारी लेकर ऑपरेशन की इजाजत दे दी। मेजर जनरल कुनोमुरा मोतागुची के ऑफिस में एंटर करते हैं।
कुनोमुरा मुतागुची को सैल्यूट करते हुए कहते हैं, सर, आपके ऑपरेशन को प्राइम मिनिस्टर से हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही आपको पूरी जिम्मेदारी मिली है। मिशन में किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। थैंक यू कुनोमुरा, ये तुमने बहुत बड़ी खबर सुनाई। मुतागुची की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपनी इस सफलता पर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ इस मिशन की शुरुआत हुई, जिसे यू गो या ऑपरेशन सी का नाम दिया गया। हमको 3 सप्ताह के अंदर इम्फाल को अपने कब्जे में लेना है। मुतागुची जोश के साथ अटैक प्लान अपने साथियों और सबऑर्डिनेट्स के साथ साझा कर रहे थे। मुतागुची की पूरी प्लानिंग इस बात पर निर्भर थी कि 3 सप्ताह के अंदर युद्ध जीतकर दुश्मन की सप्लाई को अपने कब्जे में ले लेना था। इसलिए उनकी आर्मी केवल 3 सप्ताह का राशन ही अपने साथ लेकर जाने वाली थी। मुतागुची के एक साथी ने संदेह जताते हुए कहा, लेकिन इम्फाल और कोहिमा के पहाड़ी एरिया में इतना राशन ले जाना भी आसान नहीं होगा। मुझे तो इस पर भी डाउट है। इसका मेरे पास उपाय है। हम भैंसों और पशुओं पर राशन लाद कर ले जाएंगे। फिर राशन खत्म होने पर जरूरत के हिसाब से उन पशुओं के मांस को राशन के तौर पर उपयोग कर लेंगे। मुतागुची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उनके साथी इस प्लान पर भरोसा जताने की बजाय सवाल उठा रहे थे। मुतागुची के ऊपर अतीत में ब्रिटिश सेना से जीती लड़ाइयों का घमंड साफ दिख रहा था। उन्होंने जापान की बर्मा में हुई जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके अति आत्मविश्वास ने उनको अपने ही साथियों के बीच अप्रिय बना रखा था। इन्हीं साथियों में एक थे लेफ्टिनेंट जनरल कोटोकू साटो, जो आर्मी के 31st डिवीजन के कमांडर थे। साटो और मुतागुची जापानीज आर्मी में लंबे समय से एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। साटो इस बात से भी नाराज थे कि उनको इस ऑपरेशन की प्लानिंग में शामिल नहीं किया गया है। सारा का सारा कंट्रोल केवल मुतागुची के पास ही है। इसके साथ ही उनको मुतागुची के प्लान में काफी कमियां नजर आ रही थीं। उनको डर था कि उनकी सेना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साटो का मानना था कि मुतागुची के प्लान पर विश्वास न करने के काफी कारण हैं। साटो ने अपनी नाराजगी जाहिर की। अगर हमको राशन ले जाने में ही इतनी मुश्किलें हैं, तो फिर भारत की उन चोटियों पर हथियारों को ले जाना कैसे संभव हो पाएगा, जनरल मुतागुची? मेरी सेना ने ब्रिटिश सेना का सामना किया था। उनकी सेना जापानी सेना की तुलना में बहुत ही कमजोर सेना है। ना ही उनके पास अच्छी ट्रेनिंग है, ना ही अच्छा टेक्निकल प्लान। और उनकी लीडरशिप की बात तो छोड़ ही दो, उनका अटैकिंग प्लान कमजोर होने के कारण मैंने डिसाइड किया है कि हम अपना एंटी टैंक वेपन साथ लेकर नहीं जाएंगे। एंटी टैंक वेपन नहीं ले जाने की बात सुनकर सभी लोग मीटिंग में हैरान रह गए। वो आपस में फुसफुसाने लगे। मुतागुची भी घबराहट को देखकर माहौल समझ गए। मुतागुची ने सभी को एश्योर करते हुए कहा, घबराइए नहीं, मुझे खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है कि इम्फाल और कोहिमा के हिल्स में टैंक तैनात नहीं है। साटो ने पूछा, कहां से मिली ये इंफॉर्मेशन? भारत से बोस की आजाद हिंद फौज ब्रिटिश सेना में घुसपैठ कर चुकी है, वहीं से। और उनकी सेना का बहादुर ग्रुप हमारे लिए पाथफाइंडर और स्काउट की तरह काम भी करेंगे। साटो ने मुतागुची को बीच में ही रोका। लेकिन आजाद हिंद फौज को तो हम केवल भारत में जापान का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ही यूज करने वाले थे। हाँ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के दबाव देने पर और हाई कमांड के ऑर्डर पर फैसला बदला गया है और उनकी गोरिल्ला रेजिमेंट हमारे साथ युद्ध में भी भाग लेने वाली है। बोस की सेना के योगदान के बिना जापान की सेना का यह प्लान सफल नहीं होने वाला था।
3 सप्ताह में इम्फाल हासिल करने के लिए हिल्स को जल्दी पार करना जरूरी था। उसमें आजाद हिंद फौज सहायता करने वाली थी। 3 सप्ताह का ये समय इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसके बाद मई के महीने में जोरदार मॉनसून आने वाला था, जिसके कारण जापान की सेना को आगे की सप्लाई में भारी दिक्कत होने वाली थी। इस तरह की गैम्बल के चलते ही मोतागुची के साथियों को उनका प्लान रिस्की लग रहा था। जापान सेना की टुकड़ी किस तरह से इम्फाल और कोहिमा में अटैक करने वाली है, मोतागुची आगे इसका प्लान बताते हैं। हमारा प्लान होगा इंडियन ब्रिटिश सेना की टुकड़ियों को एक दूसरे से अलग कर नष्ट करना। हमारा टेक्निकल प्लान होगा कि उनको फॉरवर्ड पोजीशन में ही टारगेट करना, ताकि जब तक उनको आर्मी बेस से सपोर्ट आए उससे पहले ही एरिया हमारे कब्जे में हो। और इसको अंजाम कैसे दिया जाएगा? हमारी सेना के अलग अलग डिवीजन इम्फाल पर नॉर्थ, साउथ और ईस्ट तीनों दिशा से अटैक करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं होगा, हमारी अटैकिंग फोर्स को 3 हिस्सों में इतना दूर दूर तक फैलाना। साटो के साथ साथ दूसरे कमांडरों को भी ये प्लान पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मोतागुची को हाई कमांड से इतनी पावर मिली हुई थी कि उसके सामने बोलने की हिम्मत सभी कमांडर नहीं कर पाते थे। साटो ही एक ऐसे कमांडर थे जो मोतागुची का विरोध करने से बिल्कुल नहीं डरते थे। मोतागुची अपनी स्टिक से मैप की तरफ इशारा करते हैं। अभी दुश्मन की सेना बहुत फॉरवर्ड पोजीशन में चिंदविन नदी तक आई हुई है। वो बहुत ही ज्यादा असुरक्षित है, उसको अलग अलग जगह पर घेरना बहुत आसान है। इसके साथ ही ब्रिटिश आर्मी इस समय जापान से अटैक की कोई उम्मीद भी नहीं कर रही है। आप जानते हैं कमांडर मोतागुची, फोर्सेस को इस तरह बांटने से उस खतरनाक हिल एरिया में सारी फोर्सेस को कम्युनिकेशन में कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। मोतागुची ने साटो के सवालों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। इस बात ने साटो को और गुस्सा दिला दिया। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए और सही समय पर सप्लाई नहीं पहुंच पाई और हमारा डिफेंस बिना एंटी टैंक वेपन के बहुत कमजोर है, ऐसे में हम दुश्मन के लिए आसानी से खाए जाने वाला चारा बन जाएंगे। साटो को गुस्से में देख मोतागुची ने स्थिति संभालने की कोशिश की। हम इस युद्ध में शुरुआती बढ़त ले लेते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उसके लिए आपका और आपकी सेना का योगदान बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है? आपकी सेना को इम्फाल दीमापुर रोड पर कोहिमा को कब्जे में लेना है, फिर वहां से दीमापुर की ओर बढ़ना है। कोहिमा कब्जे में आने के बाद दीमापुर से इम्फाल में ब्रिटिश सेना कोई मदद नहीं भेज पाएगी और हम दुश्मन बेस पर कब्जा कर उनकी सप्लाई का उपयोग करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों में स्थित ब्रिटिश आर्मी का दीमापुर बेस बहुत इंपॉर्टेंट बेस था। यहीं से इम्फाल बेस को सप्लाई होता था। कोहिमा से जाती हुई इम्फाल दीमापुर रोड इन दोनों एरिया को जोड़ती थी। मोतागुची के अनुसार अगर इम्फाल बेस कैप्चर हो जाता है तो राशन और गोला बारूद वहां से लूट लिया जाएगा। मोतागुची भले ही साटो को पसंद नहीं करते हो, लेकिन उनको पता था कि साटो कितने काबिल कमांडर हैं और उनके युद्ध में भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इम्फाल और दीमापुर की लिंक रोड तोड़ने का जिम्मा साटो को दिया गया। साटो को अभी भी मोतागुची के प्लान से बहुत दिक्कत थी, लेकिन वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर खुश भी थे। वहीं इम्फाल का आर्मी बेस जापान के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि यहाँ से जापान आसानी से चीन को जाने वाली एयर सप्लाई रोक सकता था। उसी के साथ साथ इंडिया पर भी एयर स्ट्राइक कर सकता था। वहीं कोहिमा जीतने के बाद जापान के लिए बर्मा से इंडिया में घुसना आसान हो जाता। अगर जापान भारत में अच्छी पैठ जमा लेता तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादियों की मदद भी कर पाता। इसी वजह से आजाद हिंद फौज इस युद्ध में जापान की मदद कर रही थी। ऑपरेशन सी से पहले फरवरी 1944 में ही ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ द एडमिन बॉक्स।
उस युद्ध में भी उसी रणनीति का उपयोग किया गया था जो मुतागुची आने वाले युद्ध में करने जा रहे थे। लेकिन जब जापान की सेना ने ब्रिटिश सेना को घेर लिया था तो ब्रिटिश सेना ने एयर सप्लाई के जरिए खाना और हथियार भेजे थे। वहीं जापान की सेना की सप्लाई खत्म हो गई थी। उनको हार का सामना करना पड़ा था। जापानी सेना के अफसरों और बर्मा में तैनात जापान एयर फोर्स ने मुतागुची को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजी थी। सर, बर्मा से एक बड़ी खबर आई है। क्या खबर है, बताओ जल्दी। सर, बताया गया है कि ब्रिटिश सेना हिल वाले एरिया में एयर सपोर्ट के जरिए अपनी घिर चुकी सेनाओं तक सप्लाई पहुंचाती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मिशन को डाइवर्ट किया जाए या रोका जाए। ये मिशन वापस नहीं लिया जा सकता है। अभी मिशन की प्लानिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है। उन्हें मैसेज भेजो कि कुछ ही समय में हमारी सेना उन एयरबेस को हथिया चुकी होगी जहां से ये सप्लाई पहुंचाई जाती है। मुतागुची के अहंकार से साफ झलक रहा था कि उनके ऊपर अपने मिशन को सफल बनाने का पागलपन छाया हुआ था। वो इस मिशन की सफलता के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस युद्ध के समय इंडियन ब्रिटिश आर्मी की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल विलियम स्लिम के हाथों में थी। पिछले कुछ समय में इंडियन ब्रिटिश आर्मी बर्मा में जापान से काफी बार हार चुकी थी, जिसके बाद स्लिम को आर्मी का मनोबल बढ़ाने और दुरुस्त करने का काम मिला था। उनको खबर मिलती है कि जापान की सेना इम्फाल और कोहिमा में अटैक करने वाली है। सर, हेडक्वार्टर से संदेश मिला है कि जापान की सेना इम्फाल और कोहिमा पर अटैक करने वाली है। ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। अटैक कब होने वाला है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। अच्छा, ठीक है। ये खबर इम्फाल बेस तक लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी स्कॉनस तक पहुंचा दो। उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है सर। लेफ्टिनेंट जनरल स्लिम की आवाज और चेहरे के हाव भाव से अनुमान लगाया जा सकता था कि उनको बहुत बड़ा खतरा नजदीक आते हुए दिखाई दे रहा था। इम्फाल बेस पर यह इंफॉर्मेशन लेफ्टिनेंट जनरल स्कोनस को मिली। स्कोनस वहां इंडियन 5 कॉर्प्स को कमांड कर रहे थे। उनकी इस सेना में ब्रिटिश के साथ साथ इंडियन बटालियन और गोरखा यूनिट भी थी। उन्होंने ये खबर सुनते ही अपनी सेना को आदेश पहुंचाया। हमारी आर्मी को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दो कि जापान की तरफ से अटैक होने वाला है। उनकी क्या रणनीति है और कब अटैक होने वाला है ये अभी नहीं पता है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ना ही ये पता है कि वो इस अटैक से क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है सर। स्कोनस को जापानी सेना के युद्ध लड़ने की क्षमता पर कोई शक नहीं था। उनको पता था कि जापानी सेना रणनीति के तौर पर दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। अतीत में जापानी सेना ने कई बार ब्रिटिश सेना को अपने अटैक से चौंकाया था। इस तरह की नामुमकिन सी लगने वाले हिल एरिया को पार करके अगर कोई सेना युद्ध लड़ सकती है तो वो जापान की सेना ही है। इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ इस बार युद्ध में उतरना चाहते थे। उन्हें पता था जापान के सामने गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल कोटुको साटो अपनी सेना के साथ इम्फाल दीमापुर रोड पर कब्जा करने के लिए कोहिमा पर अटैक के लिए तैयार थे। उन्हें इस युद्ध की चुनौतियों और कठिनाइयों का पता था। वो जानते थे कि ये युद्ध इन परिस्थितियों में लड़ा जाएगा जहां लड़ना तो छोड़ो, सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल होगा। वो अपनी सेना को धोखे में न रखकर पहले से ही आने वाली अमानवीय परिस्थितियों से अवगत करा देना चाहते थे। सैनिकों, ये मिशन आप लोगों की जिंदगी का सबसे कठिन मिशन होने वाला है। आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करोगे जिनसे आपका आज तक सामना नहीं हुआ है, लेकिन मुझे आप लोगों की मजबूती पर पूरा भरोसा है।
हम इस मिशन पर भी उसी तरह जीत दर्ज करेंगे जैसे अतीत में करते आए हैं। हम अपने दुश्मन से कई गुना बेहतर हैं। ये हम दुश्मन को खत्म करके दिखा देंगे। साटो के जोश को देखकर सारे सैनिकों का मनोबल आसमान छूने लगा था। हर एक सैनिक अपने कमांडर के लिए और अपने देश के लिए जान देने को तैयार हो गया था। आप लोग हमेशा मेरे लिए लड़ते आए हो, इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ते आए हो। मैं भी आप लोगों से वादा करता हूँ, जरूरत पड़ने पर आप लोगों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखूंगा। ऐसा कोई निर्णय लेने से नहीं कतराऊंगा जिससे आप लोगों का फायदा हो। हम एक साथ लड़ेंगे और अपने देश के लिए सब कुछ इस लड़ाई में झोंक देंगे। साटो ने इसी वादे के साथ अपनी बात खत्म की। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो अपने सैनिकों से कितना प्यार करते हैं। उनके लिए उनकी सेना एक परिवार की तरह थी। इसके बाद साटो की सेना कोहिमा पर अटैक करने के लिए कूच कर गई। इस मिशन के लीडर मुतागुची 3 टुकड़ियों को लीड कर रहे थे जो अलग अलग दिशाओं से इम्फाल पर अटैक कर इंडियन ब्रिटिश आर्मी को कई टुकड़ों में तोड़कर उनको घेरना चाहते थे। सैनिकों, हमको इस तरह लड़ना है कि दुश्मन खुद को संभाल पाए, उससे पहले ही हम उनको धूल चटा दें। हम जापान की वो सेना है जो आज तक किसी से नहीं हारी है। इस बार भी हमारी ही जीत होगी और ये मिशन इस वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा मिशन होगा। इस मिशन के जरिए हम इस वर्ल्ड वॉर को जापान के लिए जीत कर दिखाएंगे। मुतागुची की ये बात सच थी। अगर वो ये युद्ध जीतने में कामयाब रहते तो वाकई जापान वर्ल्ड वॉर का विजेता होता और मुतागुची वर्ल्ड वॉर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जापान का हीरो। इसी वजह से इस मिशन को हाई कमांड ने हरी झंडी दिखाई थी। 6 मार्च को मुतागुची की सेना और इम्फाल की सुरक्षा में तैनात इस्कोनस की सेना के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। जैसा मुतागुची ने प्लान किया था उसी तरह इंडियन ब्रिटिश सेना जापान की सेना को फॉरवर्ड पोजीशन में मिली। ब्रिटिश सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जापान इतनी जल्दी अटैक कर देगा। ब्रिटिश सेना फिर भी जापान के भयानक अटैक का सामना कर पा रही थी। ये सब देखकर लग रहा था कि ये ब्रिटिश इंडियन सेना पहले की सेनाओं की तुलना में बेहतर है, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत आगे थी। वहां लंबे समय तक इस्कोनस की सेना के लिए लड़ना असंभव था। इस्कोनस ने अपने कम्युनिकेशन टीम को स्लिम से कांटेक्ट साधने का आदेश दिया। वो आगे की रणनीति तय करना चाहते थे। सर, हम ज्यादा समय तक उनकी सेना का सामना नहीं कर सकते। हमको सहायता चाहिए। जनरल स्कॉनर्स, आप अपनी सेना को फॉरवर्ड पोजीशन से पीछे हटकर मैदान में ले जाइए। इतना जल्दी वहां हेल्प पहुंचाना मुमकिन नहीं है। लेकिन सर, हमारे पीछे हटने से उनको एडवांटेज मिल जाएगा। नहीं जनरल स्कॉनर्स, इम्फाल के मैदान तक पहुंचने के लिए उनको काफी लंबा और कठिन पहाड़ियों और घाटियों से गुजरना होगा, जिसमें उनके बहुत रिसोर्सेज यूज होंगे। आप पीछे हटो, ये मेरा आदेश है। ठीक है सर। स्लिम और इस्कोनस के इस पीछे हटने के निर्णय में कई दिन लग गए। वहीं जापान का अटैक भी इंडियन ब्रिटिश सेना के लिए सरप्राइज था। इस्कोनस की बाकी टुकड़ियां तो पीछे हट गई, लेकिन 17th डिवीजन इम्फाल के मैदान तक पहुंचने में नाकाम रहा। मुतागुची की सेना ने उनको आइसोलेट करके घेर लिया। सर, बहुत बुरी खबर है। 17वीं डिवीजन को दुश्मन की सेना ने घेर लिया है सर। ये कैसे हुआ? उस टुकड़ी को एक संदेश भेजो। क्या सर? हम उनकी हेल्प के लिए एक डिवीजन भेज रहे हैं। वो अपनी लड़ाई जारी रखें, दुश्मन का मुकाबला करें। ठीक है सर। इस्कोनस का 17th डिवीजन की हेल्प के लिए अपने सारे रिजर्व को मदद के लिए भेजना पड़ा। वहीं मुतागुची की सेना इम्फाल के नॉर्थ हिस्से पर कब्जा करने में लगभग कामयाब हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश सेना की किस्मत अच्छी थी कि वो समय रहते अरकान से एक डिवीजन भेजने में सफल रहे।
जिसके कारण इम्फाल का नॉर्थ हिस्सा बच गया। लेफ्टिनेंट जनरल स्लिम का इम्फाल के मैदानों में लौटने का डिफेंसिव मूव काम कर गया था। वहीं मोतागुची की सेना को कठिन रास्ता तय करना पड़ रहा था, जहां उनको अपनी टुकड़ियों से कम्युनिकेशन करने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कोहिमा में जापानी सेना का अटैक शानदार काम कर रहा था। कोहिमा में लेफ्टिनेंट जनरल स्लिम ने ज्यादा फोर्सेस तैनात नहीं की थी। साटो की सेना कोहिमा में मौजूद आसाम रेजिमेंट की मौजूद 1st बटालियन को धूल चटा रही थी। मोतागुची का इम्फाल और कोहिमा को कैप्चर करने का प्लान सही जा रहा था। वहीं ब्रिटिश सेना के पास डिफेंस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सर, लेफ्टिनेंट जनरल स्कोनस ने एक संदेश भेजा है। ये संदेश एक्टिंग मेजर जनरल डगलस ग्रेसी के लिए आया था, जो तबू शेनम में 20वीं डिवीजन को कमांड कर रहे थे। वो गर्म मिजाज के आदमी थे, जो अपने अफसरों के आदेश को भी मानने से इनकार कर देते थे। क्या संदेश लाए हो सोल्जर? जनरल स्कोनस का आदेश है कि सेना को फॉरवर्ड पोजीशन से हटाकर इम्फाल के मैदानों में डिफेंस पोजीशन ली जाए। क्या बात कर रहे हो? हम यहाँ उनकी सेना का जबरदस्त जवाब दे रहे हैं और जनरल स्कोनस को लग रहा है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। क्या बकवास है ये? मेजर जनरल ग्रेसी को जनरल स्कोनस के भेजे संदेश पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ग्रेसी की सेना ने जापान के छोटे टैंकों को नष्ट कर दिया था। उनको अपनी सेना पर विश्वास था कि वो जापान के अटैक का अच्छे से सामना कर सकते हैं। सैनिक, लेफ्टिनेंट जनरल स्कोनस को वापस संदेश भेजो कि हम अभी मजबूत पोजीशन में हैं। अभी पीछे हटने का कोई सवाल नहीं बनता। ठीक है सर। इम्फाल में यह युद्ध बड़े रूप से 3 जगह लड़ा जा रहा था, जिसमें तबू शेनम जगह पर मेजर जनरल डगलस ग्रेसी की सेना थी। वहीं यहां से नॉर्थ की तरफ मेजर जनरल डेविड टेनेंट कोवान की 17वीं डिवीजन सेना थी, जिनको आर्मी में मेजर जनरल पंच के नाम से जाना जाता था। वो टिड्डिम बिशनपुर की सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन पंच की सेना को जापान की सेना ने पूरी तरह घेर लिया था। जनरल पंच अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे थे। मेरे सैनिकों, ये वही समय है जिसका हर सैनिक अपनी जिंदगी में इंतजार करता है। दुश्मन हम पर हावी है, लेकिन हम भी दिखा देंगे कि दुश्मन का किससे सामना हुआ है। हम हार नहीं मानेंगे और अंत तक अपनी पोस्ट की सुरक्षा करेंगे। जनरल पंच अपनी सेना का प्रोत्साहन करने में जुटे हुए थे और लेफ्टिनेंट जनरल मोटोसो यानागिडा की सेना का सामना भी कर रहे थे। लेकिन वो भी जानते थे कि अगर इम्फाल बेस से मदद नहीं मिली तो उनकी हार जापान की सेना के सामने निश्चित है। जनरल पंच इसकी जानकारी अपने डेप्यूटी से लेते हैं। बेस से क्या इंफॉर्मेशन है? जनरल स्कोनस ने क्या कहा है? जनरल स्कोनस ने एक डिवीजन भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बहादुरी से दुश्मन का सामना करते रहे। हम कितनी ही बहादुरी से लड़ें, बिना मदद के इस जापानी सेना का सामना करते हुए मैदानों तक लौटना बहुत मुश्किल है। जनरल पंच के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उनको लग रहा था कि उनसे 20 मील दूर जो सप्लाई का ढेर है उसको बचा नहीं पाएंगे और जापानी सेना लूट लेगी। दूसरी तरफ जनरल स्कोनस को पता चला कि मेजर जनरल ग्रेसी ने उनका ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने खुद रेडियो पर ग्रेसी से बात करने की ठानी। वो मेजर जनरल ग्रेसी पर काफी गुस्सा थे। सर, लेफ्टिनेंट जनरल स्कोनस आपसे बात करने के लिए रेडियो लाइन पर हैं।
आपसे डायरेक्ट बात कराने का आदेश दिया है। ठीक है, मैं देखता हूं। ग्रेसी रेडियो मशीन के पास जाते हैं। वो इस समय खुद को तैयार कर रहे थे कि कैसे वो गुस्साए जनरल इस्कोनस को अपनी बात समझाएंगे। मेजर जनरल डगलस, ग्रेसी रिपोर्टिंग सर। जनरल ग्रेसी, आपने मेरा आदेश मानने से कैसे इनकार किया? सर, हम उनके अटैक का सामना करने में सक्षम हैं। नहीं जनरल ग्रेसी, आपको पीछे हटना होगा। ये हमारे बड़े प्लान का हिस्सा है ताकि हमारा डिफेंस मजबूती से लंबे समय तक जापान की सेना का सामना कर सके। ठीक है सर, मैं अपनी सेना के साथ पीछे हट जाता हूं। हाँ, एक बात और मेजर जनरल ग्रेसी, आपको अपनी सेना का कुछ हिस्सा वापस रिजर्व के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है, मैं भेजता हूं। मेजर जनरल ग्रेसी अब चाहकर भी जापान की सेना का फॉरवर्ड पोजीशन से सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब उनके पास पूरी सेना नहीं थी। वहीं जनरल इस्कोनस ने भी उनको लौटने के लिए बोल दिया था। उन्होंने अपने डेप्यूटी को इसका आदेश दिया। हमको इस हिल एरिया को छोड़कर वापस मैदान की तरफ लौटना है। हमको बोरेह के सप्लाई के ढेर को नष्ट करना होगा। लेकिन सर, वहां तो लगभग 200 पशु हैं। हम उन सब का क्या करें? हम वापस तो ले नहीं जा सकते, ना ही दुश्मन के हाथ लगने दे सकते। उनको भी मारना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। ग्रेसी अपनी सेना के साथ वापस लौट गए। वहीं अपनी सेना का एक हिस्सा रिजर्व के लिए भेज दिया। जनरल इस्कोनस ने अपनी रिजर्व सेना मेजर जनरल पंच की मदद के लिए साउथ भेज दी थी। वहां यानागिडा की सेना ने एक सप्लाई डंप पर कब्जा कर लिया था और वो मणिपुर रिवर के पुल को हथियाने जा रहे थे। साथियों, हमारे पास मदद के लिए बेस से एक डिवीजन आ गया है। अब हम जापानी सेना को खदेड़ने में कामयाब होकर रहेंगे। जाओ मेरे सैनिकों, दिखा दो उनको कि हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगले ही कुछ दिनों में पंच की सेना ने जापानी सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको धूल चटा दी। उन्होंने न केवल लुटा हुआ सप्लाई डंप हासिल किया, बल्कि मणिपुर रिवर के पुल को भी बचाने में कामयाब रहे। जब जनरल यानागिडा के पास खबर पहुंची कि उनकी रेजिमेंट, जिसने सप्लाई डंप कब्जे में लिया था, उसको नष्ट कर दिया गया है, तो वो घबरा गए। उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक लिया। वो सावधानी से आगे बढ़ने लग गया। इस बात ने मुतागुची को गुस्सा दिला दिया। उन्होंने यानागिडा से रेडियो पर बात की। जनरल यानागिडा, आपको साफ साफ बोला गया था कि कोई भी परेशानी आए, कितने भी सैनिक मारे जाएं, पर जब तक हम इम्फाल को हासिल नहीं कर लेते, हमको रुकना नहीं है। अगर हम ऐसे ही लगातार अटैक पर अटैक करते रहे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी सेना आगे सोच समझकर बढ़ेगी। ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है। हमारे मिशन के लिए जरूरी है कि हम सारी ताकत झोंक दें। मैं चाहता हूं कि तुम अभी भी उसी तरह अटैक जारी रखो। ये जगह नरक है जनरल मुतागुची। मैं नहीं चाहता कि मेरे सैनिकों को ये जगह खा जाए। मुतागुची को पता चल गया था कि यानागिडा उनकी बात नहीं मानने वाले हैं। उनकी फटकार का यानागिडा पर कोई असर नहीं हुआ था। उधर इस्कोनस ने और रिजर्व सेना भेजकर पंच की मदद की, जिसकी वजह से 17वीं डिवीजन इम्फाल के मैदानों तक पहुंच गया। मुतागुची की सेना, जो इम्फाल के नॉर्थ हिस्से पर कब्जा करने के मंसूबे से निकली थी, वो कामयाब भी हो जाती, क्योंकि जनरल स्लिम ने इम्फाल का ये हिस्सा सबसे ज्यादा असुरक्षित छोड़ रखा था। लेकिन अरकान में खत्म हुए युद्ध से स्लिम, जो डिवीजन एयरलिफ्ट कर लेकर आए थे, वो मुतागुची की सेना से लड़कर अभी तक इम्फाल को नॉर्थ से कैप्चर होने से बचा रहे थे। लेकिन सबसे बढ़िया खबर मुतागुची के लिए कोहिमा से आई। सर, लेफ्टिनेंट जनरल साटो की सेना ने कोहिमा को घेर लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, इम्फाल दीमापुर सड़क के तोड़ देने से अब इम्फाल के लिए सप्लाई नहीं आ पाएगी। साथ ही अब वो
ग्रेसन हिल की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, उनको बोलो कि कोहिमा से एक रेजिमेंट वो दीमापुर की ओर भेजें। ठीक है सर। मुतागुची दीमापुर बेस पर कब्जा करना चाहते थे। साटो आगे बढ़ने की बजाय वहीं कोहिमा की घेराबंदी कर लेना चाहते थे। गैरिसन हिल एरिया, जहां लगभग 2500 के आसपास सिपाही थे, उनमें से भी 1000 के आसपास गैर लड़ाके थे। इसलिए साटो ने उसकी घेराबंदी करना सही समझा। लेकिन मुतागुची के आदेश पर न चाहते हुए भी एक रेजिमेंट दीमापुर की तरफ भेज दी। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल ने सोचा था कि जापानी सेना यहां से दीमापुर जाएगी, इसलिए उन्होंने कोहिमा की बजाय दीमापुर के लिए मदद भेज दी। जब लेफ्टिनेंट जनरल स्लिम को यह खबर मिली तो उन्होंने गैरिसन को लीड कर रहे ह्यूग रिचर्ड्स से बात करने की ठानी। कर्नल रिचर्ड्स, हम आपको सहायता भेज रहे हैं। तब तक के लिए कोहिमा की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। हम अपनी जान देकर भी गैरिसन हिल की रक्षा करेंगे। सिलिम ने रिचर्ड्स से मदद का वादा तो कर दिया था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल मोंटागु स्टॉपफोर्ड की सेना कोहिमा में घुसती उससे पहले ही साटो की सेना ने सड़क तोड़ दी थी। केवल उनकी एक बटालियन और एक राजपूत रेजिमेंट ही कोहिमा में घुस पाई। अब जापानी सेना ने कोहिमा को पूरी तरह घेर लिया था। वहीं इम्फाल के मैदानों पर चारों ओर से अटैक कर रहे थे। इस युद्ध में अब जापानी सेना का पलड़ा भारी था और इस बात से एक व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश था। वो थे लेफ्टिनेंट जनरल रेनिया मुतागुची। युद्ध को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। जापान की सेना इम्फाल के मैदानों पर एक के बाद एक अटैक किए जा रही थी, लेकिन उनके आक्रमणों में गतिरोध आने लगे थे। जापान की 33वीं डिवीजन, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल मोटोसो यानागिडा कमांड कर रहे थे, उन्होंने मुतागुची का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। तभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल टेत्सुजीरो तनाका उनके लिए खबर लेकर आते हैं। सर, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर लाए हो तनाका? सर, आपको अपने पद से हटा दिया गया है और तुरंत हेडक्वार्टर बुलाया गया है। यानागिडा के चेहरे के भाव देखकर लग रहा था जैसे वो इस खबर का इंतजार ही कर रहे थे। उनको पता था कि अपने से बड़े अफसर का आदेश ना मानने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मुझे इसी खबर का इंतजार था। क्या मेरी जगह आपको इस डिवीजन की कमांड दी गई है? हाँ सर। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। अपनी सेना का अच्छे से ख्याल रखना। तनाका की सेना मुतागुची के आदेश पर बिशनपुर की पहाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ रही थी। उन्होंने एक गांव में इंडियन ब्रिटिश सेना को घेर भी लिया था, लेकिन ब्रिटिश तोपखाने में लगी आग के चलते कब्जा करने में नाकामयाब रहे और उनकी सेना को काफी नुकसान भी हुआ। ये बुरी खबर मुतागुची तक पहुंची ही थी कि शेनम पालेल से एक और बुरी खबर आ गई। सर, शेनम पालेल में हमारे 12 टैंक ब्रिटिश एंटी टैंक के सामने आ गए हैं। ये कैसे हुआ? सर, वो तामू से सड़क के जरिए इम्फाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इंडियन ब्रिटिश आर्मी से मुठभेड़ हो गई। मुतागुची की खुद की 15वीं डिवीजन ने इम्फाल को नॉर्थ से घेर रखा था। उनको इम्फाल दीमापुर सड़क पर एक सप्लाई डंप मिला, लेकिन वहां से भी निराशा भरी खबर ही मिली। सर, इस सप्लाई डंप में तो कोई राशन और हथियार नहीं है। ये तो पूरा खाली है। मुतागुची को इस ऑपरेशन में उनकी उम्मीद से ज्यादा इंडियन ब्रिटिश सेना से टैंकों का सामना करना पड़ रहा था।
उनके पास एंटी टैंक वेपन भी नहीं थे। उनके अपने सैनिक घायल होते जा रहे थे। आजाद हिंद फौज की जो 2 गुरिल्ला रेजिमेंट उनके साथ लड़ रही थी वो लौट रही थी क्योंकि उनका राशन खत्म हो रहा था। इन सब के बीच एक ही जगह से कुछ उम्मीद भरी खबरें आ रही थी। वो जगह थी साटो के द्वारा घेराबंदी किया हुआ कोहिमा। वहां इस युद्ध की सबसे गंभीर लड़ाई लड़ी जा रही थी। जापानी सेना ने जो गोला बारूद रास्ते में लूटा था उनका उपयोग कर गैरिसन पर लगातार खतरनाक हमले कर रही थी। कर्नल रिचर्ड्स के सामने बड़ा काम था। जहां जापान के लगभग 15,000 सैनिक थे, वहीं कर्नल रिचर्ड्स के पास केवल 2,500 के आसपास सैनिक थे। उससे भी बड़ी समस्या थी कि उनमें से बहुत सारे सैनिक लड़ाके नहीं थे। कर्नल रिचर्ड्स अपने सैनिकों का साहस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे सैनिकों, मेरी लेफ्टिनेंट जनरल सलीम से बात हुई है। वो हमारी मदद के लिए सेना भेजेंगे, लेकिन तब तक के लिए गैरिसन आप लोगों के हाथ में है। हम में से कुछ लोग भले ही लड़ाके नहीं हैं, लेकिन ये बात भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि दुश्मन दिखे तो उसके सीने में गोली दाग दो। हम गिनती में भले ही उनसे कम हैं, लेकिन हिम्मत में उनसे बढ़कर हैं। जाओ सैनिकों, अपनी अपनी पोजीशन लो और अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ की रक्षा करो। रिचर्ड्स की सेना पर लगातार हमले हो रहे थे। साटो की सेना ने रिचर्ड्स की सेना को एक छोटे से एरिया गैरिसन हिल में घेर लिया। सलीम की भेजी हुई स्टॉप फोर्ड की सेना भी गैरिसन हिल तक नहीं पहुंच पाई। वो वहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गए। हालांकि वो गैरिसन तक हथियार पहुंचाने में सफल हो रहे थे, लेकिन तभी एक और समस्या खड़ी हो गई थी। सर, पानी खत्म होता जा रहा है और कहीं से सप्लाई भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? सप्लाई बंद कैसे हुआ? सर, कोहिमा छोटी का सप्लाई पॉइंट दुश्मन सेना द्वारा पहले ही दिन कब्जे में ले लिया गया था। फील्ड सप्लाई डिपो और इंडियन जनरल हॉस्पिटल के बाहर टैंक से भी पानी उपलब्ध होगा ना? नहीं सर, वो दोनों युद्ध के दौरान नष्ट कर दिए गए हैं। एक और जगह है, गैरिसन हिल के नॉर्थ का छोटा फाउंटेन, लेकिन वो केवल रात में ही उपयोग किया जा सकेगा। इसी तरह और समस्या खड़ी होती जा रही थी। जो हॉस्पिटल्स थे वो भी जापान की सेना द्वारा लगाई गई आग में नष्ट हो गए थे। जो सैनिक घायल हो चुके थे वो इलाज के इंतजार में ही फिर से गोलाबारी के बीच आने के कारण मर जा रहे थे। वहीं साटो की सेना का प्लान कोहिमा की चोटी पर स्थित डिप्टी कमिश्नर का बंगला अपने कब्जे में लेने का भी था। मेरे सैनिकों, मुझे गैरिसन हिल और डिप्टी कमिश्नर का बंगला कब्जे में चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए। अगर ये एरिया अपने कब्जे में आ गया तो हम आसानी से कोहिमा को कंट्रोल कर पाएंगे। इसी बंगले के पास वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बर्बर लड़ाई देखी गई, जिसमें दोनों सेनाओं ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थीं, जिसे बैटल ऑफ द टेनिस कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एक समय दोनों सेनाओं के बीच केवल टेनिस कोर्ट जितनी ही दूरी बची थी। टेनिस कोर्ट नो मैंस लैंड बन गया था। उसके एक तरफ जापान की सेना और दूसरी तरफ कोहिमा के रक्षक। दोनों सेनाओं ने कोर्ट के पास गड्ढे और खाई खोद ली थी। दोनों तरफ से लगातार गोलियों की बरसात हो रही थी, ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। दोनों सेनाएं अपने दुश्मनों की चीखें और कराहट आसानी से सुन पा रहे थे। केवल इतनी ही दूरी थी, लेकिन बिना किसी रहम के एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। इसके साथ ही साटो गैरिसन हिल और डिप्टी कमिश्नर के बंगले की रक्षा कर रही दोनों सेनाओं को सरेंडर करने के लिए पर्चे भेज रहे थे। उन पर्चों पर लिखा था, तुम जाल में फंस चुकी मछली की तरह हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और वो है मौत। जब हम तुम्हारे पत्नी,
माता पिता और भाई बहनों के बारे में सोचते हैं तो हम इस तरह के अमानवीय कार्य जारी नहीं रख सकते। इसलिए अपना व्यर्थ का विरोध बंद कर दो और हथियार फेंक कर सरेंडर कर दो। जब ये सरेंडर करने का पर्चा कर्नल रिचर्ड्स के पास पहुंचा तो उन्होंने इसी पर्चे को हथियार बनाकर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। उन्हें भी पता था कि इस लड़ाई में तभी तक टिका जा सकेगा जब तक उनके सैनिक अपना सब कुछ बलिदान कर देने के भाव से लड़ेंगे। उनकी संख्या इतनी कम जो थी। सैनिकों, दुश्मन चाहता है कि हम हार स्वीकार कर लें। वो चाहते हैं कि हम हथियार त्याग दें। क्या आप लोग सरेंडर करना चाहते हो? नहीं नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। नहीं सर, हम सरेंडर नहीं करेंगे। सर, हम सरेंडर नहीं करेंगे। नहीं सर, हम सरेंडर नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। नहीं सर, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो फिर दिखा दो उनको कि हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। सरेंडर नहीं करेंगे। जान की बाजी लगा देंगे, जान की बाजी लगा देंगे। साथियों, जब आप में से कुछ घर जाओगे तो उनको हमारे बारे में बताना, किस तरह उनके भविष्य के लिए हमने अपना जीवन त्याग दिया था। कर्नल रिचर्ड्स के भाषण ने जवानों में जोश भर दिया था। अब वो अपने मकसद के लिए जी जान से लड़ने को तैयार थे। दूसरी तरफ जब 10 दिनों तक टेनिस कोर्ट की लड़ाई के बाद भी साटो कब्जा नहीं कर पाए तो उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम अपनी अटैक की रणनीति बदल रहे हैं। हम रात को इन प्लिमसोल जूतों को पहनकर अटैक करेंगे। साटो ने प्लिमसोल जूते की तरफ इशारा करते हुए ये बात कही थी। इन जूतों को पहनकर चलने पर आवाज नहीं आती है। जब हम रात को अटैक करेंगे तो आराम कर रही दुश्मन की सेना को कानो कान खबर नहीं होगी और हम उनको वहीं दबोच लेंगे। साटो की ये रणनीति काम कर गई। अगले 2 दिन में जापान की सेना ने डिप्टी कमिश्नर का बंगला अपने कब्जे में कर लिया था। गैरिसन हिल के पास का सारा एरिया भी जापान की सेना के कब्जे में था। कर्नल रिचर्ड्स की सेना बहादुरी से जापान की सेना का सामना कर रही थी, लेकिन गैरिसन हिल में चारों ओर कर्नल रिचर्ड्स के सैनिकों की लाशें बिछती जा रही थीं। बहुत सारे सैनिक घायल पड़े कराह रहे थे। अभी तक लेफ्टिनेंट जनरल स्लिम से कोई मदद भी नहीं पहुंच पा रही थी। उनकी सेना केवल 350 मीटर स्क्वायर के एरिया में सिमट गई थी और अब कर्नल रिचर्ड्स को भी उनकी सेना का अंत नजदीक नजर आने लगा था। इस युद्ध से पहले 1943 में इंडियन ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल ऑडे चार्ल्स विंगेट ने कई स्पेशल ऑपरेशन किए थे। उनके ग्रुप को चिंडीट्स कहा जाता था, जिसका पूरा नाम लॉन्ग रेंज पेनिट्रेशंस ग्रुप्स था। विंगेट के ये ग्रुप्स जापानी आर्मी लाइन के पीछे से रेड मारते थे। ये ग्रुप्स बिना दुश्मन को नजर आए कठिन से कठिन परिस्थितियों में लंबी दूरी तय कर लेते थे। विंगेट के ये ऑपरेशन इंडियन ब्रिटिश आर्मी में बहुत पॉपुलर हुए। विंगेट ने बर्मा में किए अपने ऑपरेशनों पर एक रिपोर्ट लिखी थी और इस रिपोर्ट को ऐसा का ऐसा ही छापने का जनरल बॉवेल से अनुरोध किया। सर, मैंने अपनी रिपोर्ट आपको भेजी थी, क्या आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ा है, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुमने क्या किया है। तुमने बहुत खास इंफॉर्मेशन उसमें से छुपा ली है। सर, उसकी चिंता मत कीजिए, आप इसको छपने दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जनरल बॉवेल और विंगेट की अच्छी दोस्ती थी, तो जनरल बॉवेल ने उस रिपोर्ट को छपने भी दिया। वो रिपोर्ट बहुत पॉपुलर हुई, यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल तक पहुँच गई।
साथ ही वो रिपोर्ट बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही। जब ये रिपोर्ट मुतागुची तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि जब ब्रिटिश सेना ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है तो जापान की सेना भी बर्मा से होते हुए इम्फाल और कोहिमा पर अटैक कर सकती है। लेकिन उनको नहीं पता था कि विंगेट की रिपोर्ट में एक चीज छुपाई गई है। विंगेट ने अपनी रिपोर्ट में बीमारियों और थकान से मरने वाले सैनिकों की संख्या छुपा ली थी। अब मुतागुची के सैनिकों को उन परिस्थितियों में होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। मुतागुची अपने चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल टोडाई कुनोमुरा से इसी बारे में बात कर रहे हैं। सर, हमारे बहुत सारे सैनिक मलेरिया और पेचिस से लड़ रहे थे। उनको सख्त मेडिकल हेल्प की जरूरत है, लेकिन हम इस स्थिति में उनको मदद मुहैया नहीं करा सकते। हमें ऐसे ही इन बीमारियों का सामना करना होगा। ये हमसे बड़ी गलती हुई है। इस ऑपरेशन की प्लानिंग के दौरान इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सर, अभी मई की शुरुआत से मानसून भी शुरू हो जाएगा और फिर तो परिस्थितियां और खतरनाक हो जाएंगी। फिर इन बीमारियों का कैसे सामना करेंगे? कुनोमुरा के सवाल ने मुतागुची की चिंताएं और बढ़ा दी थी। उनके दिमाग में भी यही सवाल चल रहा था, लेकिन मुतागुची ने केवल इम्फाल और कोहिमा की पहाड़ी और जंगल की परिस्थितियों को ही कम नहीं आंका था। मुतागुची ने इंडियन ब्रिटिश आर्मी के डिफेंस को भी कम आंका था, जिसका नतीजा ये था कि युद्ध को 2 महीने होने को आ रहे थे और मुतागुची की सेना इम्फाल के मैदानों से डिफेंस कर रही स्लिम और इस्कोनस की सेना को हरा नहीं पा रही थी। 1942-43 में इंडियन ब्रिटिश सेना ने जापान की सेना से बर्मा में कई बार मुंह की खाई थी। इन लगातार मिल रही हार के बाद एडमिरल लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने 14वीं सेना का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विलियम स्लिम को बनाने की ठानी। जनरल स्लिम, आप जानते हैं बर्मा में हमारी आर्मी को कई बार हार का सामना करना पड़ा है। जी सर। अब आपको इसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि आप सेना में कुछ ऐसे बदलाव लाएं कि हम जापान की सेनाओं का सामना कर सकें। आपके अनुसार क्या बड़े बदलाव आने चाहिए जनरल स्लिम? सर, हमें सबसे पहले तो हमारा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और डिफेंसिव फॉर्मेशन बेहतर करना होगा। ठीक है, फिर लग जाइए अपने काम पर। स्लिम का काम केवल इतने तक सीमित नहीं था कि वो सेना की ट्रेनिंग और टैक्टिक्स को बेहतर करे। उनको लगातार हार रही सेना का हौसला बढ़ाने की भी जरूरत थी। इंडियन ब्रिटिश सेना के अंदर डर बैठ गया था कि जापानी सैनिक ज्यादा अच्छे फाइटर हैं। स्लिम ने अपने सारे अफसरों की मीटिंग बुलाई। वो अपने सारे प्लान पर उनसे चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले वॉर फील्ड में किस तरह ट्रांसपोर्टेशन करना है इस पर बात की। मैं चाहता हूं कि हम इस एरिया के वॉर फील्ड में भारी वाहनों को छोड़कर ऐसे साधनों पर जोर दें जिससे हम इन जंगलों और पहाड़ों पर तेजी से आ जा सकें। स्लिम ने जापानी सेना का सामना किया था और वो इस बात से बहुत प्रभावित हुए थे कि जापानी सेना कितनी तेज और आक्रामक है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि भारी उपकरणों की जगह अब खच्चर जैसे पशु और एयर ट्रांसपोर्टेड उपकरणों का ही उपयोग किया जाएगा। मोटर वाहनों का कम से कम उपयोग किया जाएगा और उनका उपयोग अगर किया भी जाता है तो केवल उन्हीं मोटर वाहन का उपयोग किया जाएगा जो खराब से खराब वॉर फील्ड का सामना कर सके। मैंने देखा है कि जापानी सेना अपने दुश्मन की सेना को अलग अलग जगह बांटकर उनको घेर लेती है। हमको घेर लिए जाने पर भी वो हमको भेद न सकें। ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने की जरूरत है। उनका टैक्टिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। डोंट वरी अफसर, हम कर पाएंगे उनका सामना। सारी यूनिट्स मिलकर एक डिफेंसिव बॉक्स बनाएंगे।
जिसको भेजना आसान नहीं होगा। वो बॉक्स उन सारी रणनीतियों का सामना कर पाएगा जो जापानी सेना उपयोग करती है, और उन डिफेंसिव बॉक्सों को एयर सपोर्ट भी दिया जाएगा। स्लिम एक अच्छे चरित्र और ईमानदार व्यक्तित्व के आदमी थे। वो जानते थे कि ये एशियाई वॉर फील्ड कितने कठिन हैं, और वो जापानी सेना की सुपेरियोरिटी की भी तारीफ करते थे। इसीलिए वो इस सेना को लीड करने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प थे। इसके साथ ही हमें हमारे सैनिकों के मन से इस बात का डर निकालना होगा कि जापानी सैनिक उनसे बेटर हैं। उसके लिए क्या किया जाए सर? इसके लिए हमको नाइट ट्रेनिंग और अटैकिंग पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी। स्लिम का विचार था कि अगर उनके सैनिक नाइट ट्रेनिंग करेंगे और जंगल में पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे तो जंगल से और ज्यादा परिचित हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके मन से जापानी सैनिकों के बेहतर जंगल फाइटर होने का डर निकल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जरूरत के हिसाब से इस एरिया में सेना के डिवीजन भी बढ़ा दिए थे। उसी के साथ उन्होंने इम्फाल के इन एरिया में टैंकों की संख्या भी बढ़ा दी थी। उनकी इतनी सारी प्लानिंग के बाद भी मुतागुची की सेना बहुत तेजी से बर्मा की कीचड़ भरी सड़कें पार कर इंडिया की तरफ पहुंचे। एक बार को स्लिम की सेना को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा था और बाजी भी जापान की तरफ थी, लेकिन स्लिम ने माउंटबेटन से बात कर अपनी रणनीति में एक और बड़ी चीज जोड़ी थी। सर, अगर हमको जापानी सेना को भविष्य में मात देनी है तो एक बात पर बड़ा ध्यान देना होगा। ऐसा क्या है जनरल स्लिम? सर, हमें हर हाल में जापानी सेना से लड़ने में एयर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना उनको हराना मुश्किल है। जब मुतागुची की सेना ने इंडिया पर अटैक किया तो स्लिम ने इस्कोनस को सबसे पहले इम्फाल के मैदानों में लौटने को कहा। वहां इंडियन ब्रिटिश सेना ने डिफेंसिव बॉक्स बनाकर जापान की सेना का सामना किया, लेकिन इम्फाल के नॉर्थ एरिया पर जब मुतागुची की सेना कब्जा करने वाली थी तब एयर सप्लाई के जरिए ही स्लिम ने 2 डिवीजन को एयरलिफ्ट किया था और इम्फाल को बचाया था। वहीं दूसरी तरफ मुतागुची के पास एयर सप्लाई की इंफॉर्मेशन पहुंची थी तो उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। मुतागुची का जो दुश्मन की सप्लाई को लूटकर लड़ाई में उपयोग करने का प्लान था वो भी अभी तक काम नहीं कर पाया था। स्लिम को पता था कि जापानी सेना ज्यादा सप्लाई साथ लेकर नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने अपने अफसरों को ऑर्डर दिया था। जब भी जापानी सेना अटैक करेगी वो हमारी सप्लाई डंप लूटने की कोशिश करेगी। अगर वॉर लंबा चलता है तो उनको हमारी सप्लाई के सामान पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको फॉरवर्ड पोजीशन से हटना पड़ता है तो सबसे पहले सप्लाई डंप खाली किए जाएंगे या उनको नष्ट किया जाएगा। उन आर्मी लीडर में से थे जो अपने सैनिकों का दिल जीतना चाहते थे। जहां युद्ध की गंभीर स्थिति में दूसरे आर्मी लीडर अपने घायल सैनिकों को पीछे छोड़कर या गोली मारकर निकल जाते थे, वहीं स्लिम उनको बढ़िया से बढ़िया मेडिकल सुविधा दिलाने और एयर सपोर्ट से हॉस्पिटल पहुंचाते थे। इसके कारण उनके सैनिक ज्यादा वफादारी दिखाते थे। मुतागुची का प्लान था कि आजाद हिंद फौज के जरिए वो इंडियन ब्रिटिश सेना में लड़ रहे इंडियन सैनिकों को बगावत के लिए मना लेंगे, लेकिन मुतागुची का ये प्लान सफल नहीं हो पाया और इंडियन सैनिक भी स्लिम के लिए वफादारी से लड़े। मुतागुची के चीफ ऑफ स्टाफ ने यह खबर मुतागुची को दी। मुतागुची का इम्फाल ऑपरेशन जैसे रुक सा गया था। वो इंडियन ब्रिटिश सेना के डिफेंस को भेद पाने में नाकाम थे। उनके लिए यह खबर थोड़ी राहत भरी थी। शानदार खबर है ये तो कोनोमोरा।
और क्या खबर है? उन्होंने गैरिसन हिल की सेना को लगभग 350 मीटर के एरिया में घेर लिया है। जल्द ही उस पर भी कब्जा हो जाएगा। कर्नल रिचर्ड्स के सैनिक, जो बहुत ही कम संख्या में बचे थे, गैरिसन हिल को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। जापानी सेना ने डिप्टी कमिश्नर का बंगला हथियाने के तुरंत बाद थके होने के कारण अटैक नहीं किया। उधर दीमापुर में एयर सपोर्ट के जरिए मेजर जनरल ग्लोवर की सेना आने लगी थी। वहां दीमापुर में अब लगभग उतनी ही सेना इकट्ठी हो गई थी जितनी उस एरिया में जापान की सेना थी। लेफ्टिनेंट जनरल मोंटागू स्टॉपफोर्ड की सेना, जो 4 किलोमीटर दूर फंस गई थी, वो अब ग्लोवर की सेना द्वारा रिलीज कर दी गई थी। स्टॉपफोर्ड की सेना ने कोहिमा की तरफ अटैक शुरू कर दिया। एक दिन की लंबी फाइट के बाद उन्होंने कोहिमा का गैरिसन वापस हासिल करना शुरू कर दिया। कोहिमा पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। चारों तरफ आग ही आग के निशान थे और हवा में भी आग की ही बदबू महक रही थी। अगले कुछ समय में ग्लोवर की सेना गैरिसन हिल पहुंच गई। कर्नल रिचर्ड्स, आपकी सेना ने बहादुरी से लड़कर गैरिसन की रक्षा की। आपकी सेना को मेरा सलाम। धन्यवाद मेजर जनरल ग्लोवर। अब यहां से आगे आपकी जिम्मेदारी है। कर्नल रिचर्ड्स ने कमान ग्लोवर को संभाल दी। जब कर्नल रिचर्ड्स के सैनिक गैरिसन हिल से बाहर निकले तो उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। वो जिंदा लाश की तरह नजर आ रहे थे। अगले ही कुछ दिन में ग्लोवर की सेना ने डिप्टी कमिश्नर का बंगला भी हासिल कर लिया था। हालांकि अभी भी कोहिमा के कुछ इलाकों में आमने सामने की लड़ाई चल रही थी। दोनों तरफ भारी संख्या में जनहानि हुई, लेकिन अंत में जापान की सेना को अपनी रक्षा के लिए अपना डिफेंस फिर से पुनर्गठित करना पड़ा। उनकी सप्लाई खत्म हो रही थी तो साटो ने मुतागुची से संपर्क किया। जनरल मुतागुची, मेरे जवानों के पास अब राशन नहीं बचा है, ना ही हथियार बचे हैं। हमें जल्द सप्लाई की जरूरत है। आपके पास सप्लाई पहुंच जाएगी। आप अपनी पोजीशन बनाए रखिए जनरल साटो। अभी मौसम भी और खराब होने वाला है। मॉनसून शुरू हो गया है। मेरी सेना उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मेरी हेडक्वार्टर से बात हुई। मेरी पूरी कोशिश है जल्दी से जल्दी सप्लाई आप तक पहुंचाने की। अगर मई के अंत तक राशन की सप्लाई नहीं हुई तो मेरी सेना पीछे हट जाएगी। साटो जनरल मुतागुची 15वीं आर्मी के हेडक्वार्टर से काफी परेशान हो रखे थे, क्योंकि उन्होंने पूरी लड़ाई के दौरान साटो को काफी कंफ्यूजन भरे और कॉन्ट्रडिक्टरी आदेश दिए थे। साटो का अपने सुपीरियर से विश्वास उठता जा रहा था, लेकिन उनके लिए अभी की बड़ी समस्या इंडियन ब्रिटिश सेना थी। जापान ने कोहिमा में अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट लिया था। एक तरफ साटो की सेना नागा विलेज एरिया को कंट्रोल कर रही थी और दूसरी टुकड़ी मियाजाकी की कमांड में कोहिमा की चोटी के एरिया को कंट्रोल कर रही थी। जैसे ही मॉनसून की शुरुआत हुई, जापान की सेना की तरफ से अटैक रुक गए थे। तभी जनरल स्लिम और जनरल स्कोनस को लगा कि जापान पर काउंटर अटैक का यही सही समय है। हमें मुतागुची की 15वीं डिवीजन पर अटैक करना है। वो इस समय सबसे कमजोर है। अगर हम उनको हरा देते हैं तो इम्फाल की घेराबंदी खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, हम इसकी तैयारी करते हैं। स्लिम और स्कोनस इसी की तैयारी में थे। उन्होंने इतने समय तक डिफेंसिव अप्रोच से काम लिया था ताकि जब जापान की सेना थक जाए, उनकी सप्लाई खत्म होने को आ जाए, तब अटैक किया जाए। लेकिन मॉनसून के शुरू हो जाने के कारण ये आसान नहीं होने वाला था। ये हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है। जापान की सेना ने इम्फाल की चोटियों पर पोजीशन ले रखी है। हमारे लिए उन चोटियों तक पहुंचना आसान नहीं होगा। जनरल स्लिम की बात सही थी। इम्फाल की खड़ी चोटियों पर चढ़ना उनकी सेना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर उनकी सेना पहुंचने में कामयाब हो भी रही थी तो जापान की सेना के ग्रेनेड का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन
इंडियन ब्रिटिश सेना की तरफ से अटैक लगातार जारी रहा। जनरल सलीम की सेना को सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उनको भरपूर एयर सप्लाई मिल रही थी। लेकिन मेरी हेडक्वार्टर से मुतागुची बात सेना हुई के है। लिए मेरी दिक्कत पूरी खड़ी कोशिश हो है रही थी। जल्दी से जल्दी सप्लाई मुतागुची आप ने तक पहुंचाने इसी की। बारे में अपनी सेना से बात की। साथियों, हमें अपनी डिफेंसिव पोजीशन छोड़कर लोकल गांव की तरफ बढ़ना होगा। वहां से कुछ सप्लाई का इंतजाम करना होगा, लेकिन जैसे ही मॉनसून स्थिर हो जाएगा हम वापस अपने मकसद के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। तब तक हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन भी बन जाएगा। मुतागुची अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो पीछे हटना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि अभी भी वो किसी तरह इस युद्ध को जीत लेंगे। इम्फाल के साउथ में जनरल पंच की सेना और तनाका की सेना ने एक दूसरे पर एक साथ अटैक कर दिया। दोनों ही सेना का बहुत नुकसान हुआ, जिसके बाद जापान की सेना के इस 33वें डिवीजन का नया कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोबुआ तनाका को नियुक्त किया गया। उनको मुतागुची से संदेश मिला। जनरल नोबुओ तनाका, आपको लगातार अटैक जारी रखने हैं। जनरल नोबुआ तनाका मुतागुची के कहने पर लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहे थे। अंत में उनकी बटालियन में बहुत ही कम सैनिक बचे थे। यामामोटो की सेना के भी बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। मई के अंत तक आजाद हिंद भारत की 2 गुरिल्ला रेजिमेंट को भी आखिरकार इम्फाल छोड़कर जाना पड़ रहा था। कोहिमा में मॉनसून में नागा हिल्स में बने बंकरों में छुपी जापानी सेना को खदेड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मॉनसून की वजह से वहां पर टैंक ले जाना नामुमकिन था। वहां से जनरल सलीम के पास खबर पहुंची कि साटो की सेना ने इंडियन ब्रिटिश सेना के 2 कमांडर मार गिराए। इस बात ने जनरल सलीम को गुस्सा दिला दिया। मेजर जनरल ग्लोवर, आपके पास और सप्लाई भेजी जा रही है। मुझे इस महीने के अंत तक कोहिमा मेरी मुट्ठी में चाहिए। जिसके बाद ग्लोवर की सेना ने धुएं के बमों की इतनी गोलाबारी की कि जापानी मशीन गनर धुएं से अंधा हो गया। उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। जिसके बाद इंडियन ब्रिटिश सेना को कोहिमा की चोटियां वापस हथियाने से कोई नहीं रोक पाया। कोहिमा की चोटी पर लास्ट कब्जे में की जाने वाली लास्ट जगह थी डिप्टी कमिश्नर के बंगले से ऊपर की तरफ स्थित टेनिस कोर्ट, जहां बहुत ही भयानक लड़ाई देखी गई थी। काफी दिनों की मशक्कत के बाद ग्लोवर की सेना वहां पर एक ट्रैक बना पाने में सफल रही, जिसके ऊपर से टैंक ले जाकर जापानी सेना के बंकरों को ध्वस्त कर दिया। उन बंकरों के हालात बहुत भयानक थे। वहां जमीन में आधे दबे शव बिखरे हुए थे। पूरा इलाका चूहों और मक्खियों से भरा हुआ था। जनरल सलीम को मेजर जनरल ग्लोवर ने संदेश भेजा। सर, कोहिमा की चोटियां हमारी हुई, अब नागा विलेज बाकी है, वो भी जल्द हमारा होगा। नागा विलेज को अभी भी साटो की सेना डिफेंस कर रही थी, लेकिन कब तक डिफेंस कर पाएगी ये जनरल साटो को भी नहीं पता था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या सप्लाई की अभी तक सुलझी नहीं थी। इस युद्ध का खेल पलट चुका था। जापान सिमटता जा रहा था और इंडियन ब्रिटिश सेना पूरी तरह हावी हो चुकी थी। जापान की लड़ाई में सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर सप्लाई की कमी होने वाला था। 3 सप्ताह का राशन और हथियार लेकर चलने वाली जापानी सेना की पूरी प्लानिंग सप्लाई लूटने पर निर्भर थी, लेकिन उनके हाथ दुश्मन की कुछ खास सप्लाई लगी नहीं थी। जो हाथ लगी थी वो भी खत्म होने वाली थी। साटो के लिए समय आ गया था कि वो अपनी सेना से इस पर बात करें। मेरे साथियों, मैंने आप लोगों से कहा था कि जरूरत पड़ने पर मैं वही निर्णय लूंगा जिससे आप लोगों का भला होगा। अब वो समय आ गया है। मैंने निर्णय लिया है कि 1 जून तक कोई सप्लाई नहीं आई तो हम पीछे हट जाएंगे और जापान के लाइन ऑफ कम्युनिकेशन तक लौटकर मदद का इंतजार करेंगे।
साटो ने अपने चारों ओर देखा कि अब उनके सैनिक लड़ने की हालत में नहीं हैं। वो बुरी तरह थक चुके थे और भूखे मर रहे थे। साटो अपनी सेना को परिवार की तरह समझते थे। वो उनको इस हालत में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने लास्ट बार 26 मई को मुतागुची को संदेश भेजा कि अगर सप्लाई नहीं आई तो वो 1 जून को अपनी सेना के साथ लौट जाएंगे। मुतागुची को बहुत गुस्सा आया। आज तक उनकी कमांड में कोई सेना उनके आदेश के बिना अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं गई थी। मुतागुची ने साटो को संदेश भेजा। जनरल साटो, आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी पोस्ट न छोड़ें। हमने रीसप्लाई का प्लान बनाया है। जापान की सेना ने रीसप्लाई का प्लान बनाया था। वो कब्जे में ली गई गाड़ियों के जरिए चिंदविन नदी से जापानी सेना तक सप्लाई पहुंचा रहे थे, लेकिन वो भोजन की जगह मुख्य रूप से हथियार और एंटी टैंक गोला बारूद लाए। फिर इंडियन ब्रिटिश आर्मी की लॉन्ग रेंज पेनिट्रेशन ब्रिगेड ने जापान सेना की लाइन के पीछे जाकर वो सप्लाई लाइन भी नष्ट कर दी। इंडियन ब्रिटिश आर्मी लगातार अटैक किए जा रही थी। अंत में साटो की सेना 31 मई को नागा विलेज छोड़कर वापस चल पड़ी थी। अब कोहिमा में बचा हुआ दूसरा ग्रुप मियाजाकी की टुकड़ी था। मियाजाकी ने मुतागुची से बात की। सर, हम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ लड़ाई जारी रखेंगे। हम भागने की बजाय यहाँ मरना पसंद करेंगे। शाबाश मेरे कमांडर, लेकिन मियाजाकी, तुम्हारी सेना वहां अकेली पड़ गई है। मैं चाहता हूं कि आप इम्फाल आकर मेरे साथ यहां लड़ें। मियाजाकी की सेना इम्फाल के लिए चल पड़ी, लेकिन इंडियन ब्रिटिश सेना ने उनको लड़ते लड़ते सड़क से खदेड़ दिया था और वो जंगलों से होते हुए बहुत खराब हालत में वहां तक पहुंचे। वहीं कमांडर स्लिम के लिए बहुत बड़ी खबर आई। सर, हमारी सेनाओं ने इम्फाल दीमापुर सड़क को दुश्मन के चुंगल से छुड़ा लिया है। वो उस पर से रोड ब्लॉक हटाकर जल्दी से चालू कर देंगे। ये खबर जनरल स्लिम ने खुशी के साथ अपने सैनिकों के साथ साझा की। मेरे साथियों, हमने इम्फाल और कोहिमा दोनों को वापस हासिल कर लिया है। हमारी जीत हुई है। आप सबके जज्बे की जीत हुई है। ये आप सबकी बहादुरी की जीत है। जाओ, खुशी मनाओ और बचे खुचे दुश्मन को भी खत्म कर दो। अब बाकी के युद्ध में जीत की खुशी मनाती इंडियन ब्रिटिश सेना थी, तो उसकी तरफ थकी हारी और भूखी जापानी सेना थी। जापानी हेडक्वार्टर को लग रहा था कि ये युद्ध मई महीने में खत्म कर देना चाहिए था। जनरल स्टाफ के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हिकोसाबुरो हाटा ने अप्रैल के अंत में साउथर्न आर्मी के हेडक्वार्टर का दौरा किया था। उनको लग रहा था कि इस युद्ध का परिणाम जापान के पक्ष में नहीं आने वाला है। वापस लौटने पर उन्होंने ये जानकारी प्राइम मिनिस्टर हिदेकी तोजो को मीटिंग में रिपोर्ट की थी। तोजो रिपोर्ट से सहमत नहीं हुए थे। मैं नहीं मानता आपकी रिपोर्ट, लेफ्टिनेंट जनरल हाडा। आपकी रिपोर्ट का सोर्स एक जूनियर स्टाफ ऑफिसर है। ये लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की बात टालने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। बर्मा एरिया आर्मी से लेफ्टिनेंट जनरल क्वाबे भी मई के अंत में निरीक्षण के लिए गए थे। उन्होंने जितने भी साउथर्न आर्मी के अफसरों के इंटरव्यू लिए, उन्होंने यही बताया कि अगर हम जापानी सेना तक मदद पहुंचा पाते हैं तो हम ये युद्ध जीत सकते हैं। लेकिन असल में वो अफसर युद्ध में हो रहे नुकसान को छुपा रहे थे। उन्होंने आर्मी की स्थिति की गंभीरता को छुपाया था, जिसके बाद क्वाबे ने मुतागुची को संदेश भेजा था। जनरल मुतागुची, आप अपनी लड़ाई को जारी रखें। हम आप तक रीसप्लाई भिजवाएंगे। ये युद्ध हमारे लिए वर्ल्ड वॉर से बहुत महत्वपूर्ण है। मुतागुची क्वाबे के आदेश पर अटैक किए जा रहे थे। इसके बाद 6 जून को मुतागुची और क्वाबे के बीच एक मीटिंग हुई। उन्होंने उस मीटिंग में बिना शब्दों के बातचीत की। दोनों ने हेरागेई तकनीक का उपयोग किया, जिसमें आवाज की टोन, एक्सप्रेशन और जेस्चर के आधार पर बात की जाती है। ये तकनीक अपनी बातों को गुप्त रखने के लिए उपयोग की जाती है।
इस मीटिंग के बाद दोनों को यकीन था कि अब इस युद्ध में जीत हासिल नहीं हो सकती, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटने का आदेश देने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तो क्वाबे ने फिर से अटैक के आदेश दे दिए। अटैक लगातार जारी रखे जाएं। हम इस युद्ध से अब पीछे नहीं हट सकते। क्वाबे पूरी तरह बीमार हो चुके थे। वो अपनी ड्यूटी करने के लिए भी फिजिकली फिट नहीं थे, फिर भी वो अटैक जारी रखने के आदेश देते रहे। मुतागुची भी खुद से युद्ध समाप्त नहीं करना चाह रहे थे। वो अपनी 15वीं डिवीजन के साथ अटैक जारी रखे हुए थे। उन्होंने कोहिमा में बची खुची 31वें डिवीजन को भूखे मार देने की धमकी के साथ इम्फाल बुला लिया था। साटो की सेना जो वापस लौट चुकी थी, उसमें काफी सिपाही बर्मा के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए बहुत कमजोर थे। उनके लिए बॉर्डर पर जो राशन और मेडिकल मदद की उम्मीद थी, वो नाकाम नजर आ रही थी। साटो की सेना ने जापान की सेना के लिए चिंदेविन नदी से होकर आ रही थोड़ी बहुत सप्लाई को भी रास्ते में ही उपयोग कर लिया था। मुतागुची ने एक बार फिर इम्फाल पर अटैक की योजना बनाई थी। हम इम्फाल पर नॉर्थ से नए सिरे से अटैक करेंगे। हम हमारी सांस तक अटैक करते रहेंगे। उनके किसी भी डिवीजन ने उनके इस आदेश का पालन नहीं किया। उनमें से कोई भी डिवीजन आदेश पालन करने की स्थिति में नहीं था। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कोई भी सेना हमला करने के उनके आदेशों का पालन नहीं कर रही है, तो उन्हें आखिर में वह निर्णय लेना ही पड़ा जिसको वो महीने भर से टाल रहे थे। मुतागुची जैसे वॉरियर के लिए ऐसा निर्णय लेना बहुत मुश्किल काम होता, लेकिन अब उनके पास और कोई भी चारा नहीं था। आखिरकार 3 जुलाई को मुतागुची ने अटैक रोकने का आदेश दे दिया। मुतागुची ने हार स्वीकार कर ली थी। उनकी सेना अब वापस चिंदेविन नदी की तरफ लौटने लगी थी। उन्होंने अपने हथियार, ट्रांसपोर्ट और घायल सैनिकों को पीछे छोड़ दिया था। अब मुतागुची की सेना न रहकर एक भीड़ मात्र रह गई थी, जो वापस जाने की हालत में भी नहीं थी। इंडियन ब्रिटिश सेना ने आखिरी एरिया तमू भी वापस हासिल कर लिया था। जनरल स्लिम ने इस बारे में घोषणा की। मेरे बहादुर सिपाहियों, आप सभी को इस युद्ध में जीत की बधाई। अब जाओ, इस जीत का जश्न मनाओ। सारे सिपाही एक साथ खुशी के मारे उछल रहे थे। युद्ध के मैदान भी अजीब दृश्य दिखाते हैं। जहां एक तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे, उसी ढेर में कुछ सिपाही घायल खुद की मौत का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वहां एक सेना जीत का जश्न मना रही है। जनरल स्लिम इस जश्न से दूर जा चुके थे। उनको एक और मुकाम हासिल करना था। जापान की इस हार की कहानी लिखने वाले जनरल स्लिम उसी की तैयारी में लग गए थे। मेरी मदद करो। मुझे पानी पिला दो। मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा। मुझे जान से मार दो। मुझे पानी पिला दो। चारों ओर यही आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें मुतागुची की सेना के जवानों की थीं, जो वापस लौट रहे थे, लेकिन वो बुरी तरह थक चुके थे। अब उनमें एक कदम चलने की हिम्मत नहीं थी। उनमें लगभग सारे के सारे भूखे मर रहे थे। अब उनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। ऊपर से मॉनसून भी कहर ढा रहा था। चिंदेविन नदी पार करते हुए घायल सैनिकों के खून से सारा पानी लाल हो गया था। दूसरी तरफ जनरल स्लिम अपनी अगली चाल चलने के लिए माउंटबेटन से मुलाकात कर रहे थे। सर, अभी दुश्मन ने अपनी सारी अटैक की शक्ति खो दी है। उनकी सेना भी बहुत कमजोर हो चुकी है। हमें इस वक्त आगे बढ़कर अटैक करना चाहिए। जनरल स्लिम ने ये बात माउंटबेटन से कही। जनरल स्लिम अब पूरे उत्तरी बर्मा से जापान की सेनाओं को भगाना चाहते थे।
मॉनसून के बीच एयर सप्लाई के जरिए वो ये कर भी सकते थे। उनकी 14वीं डिवीजन पहले से ही चिंदविन नदी को पार कर चुकी थी। माउंटबेटन ने भी इसकी अनुमति दे दी थी। जनरल स्लिम, आपने हमारे लिए इतना बड़ा युद्ध जीता है। मैं आपके इस फैसले पर भरोसा करता हूं। जनरल स्लिम की ये बात सही भी थी कि दुश्मन की सेना इस समय बहुत कमजोर थी। जापानी सेना 53,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में खो चुकी थी। ये उनकी अभी तक की सबसे बड़ी हार थी। 12,000 से ज्यादा घोड़े और खच्चर, जिनको उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग किया था, मारे जा चुके थे और 30,000 से अधिक पशु, जिनका उपयोग बोझ ढोने और राशन के लिए किया गया था, वो खत्म हो चुके थे। इसके अलावा बहुत सारे ट्रक और गाड़ियां भी इस युद्ध में नष्ट हो गई थीं। इस युद्ध में भाग ले रही डिवीजन कई साल तक कमजोर रहने वाली थी। वहीं साटो और मुतागुची की दुश्मनी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। साटो को उनके पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद साटो ने मुतागुची को संदेश भेजा। मैं कोर्ट मार्शल की डिमांड करता हूं। मैं सेपुकु का निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा। सेपुकु जापानी सेना में एक रिवाजी आत्महत्या होता था, जिसे आदेश न मानने के अपमान में दिया जाता था। इसमें व्यक्ति के पेट पर एक छोटा चीरा लगाया जाता था। मैं कोर्ट मार्शल में अपना नाम क्लियर करके आपकी अयोग्यता का पब्लिकली पर्दाफाश करूंगा। साटो की इस धमकी से मुतागुची घबरा गए थे। उन्होंने कवाबे से संपर्क किया। मुतागुची के साथ साथ इस कोर्ट मार्शल में कवाबे का नाम भी खराब हो सकता था, इसलिए कवाबे के कहने पर डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि साटो मानसिक रूप से टूट गया है और मुकदमा चलाने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए उन पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा नहीं चला। साटो को इसके बाद भी अक्सर मीडिया में कायर कहकर बदनाम किया गया और उन पर बर्मा में जापानियों की हार का आरोप लगाया गया। जनरल स्लिम ने भी साटो की काफी हंसी उड़ाई। उन्होंने साटो को अपने विरोधियों में सबसे कायर बताया। लेकिन साटो अपने मरने तक इस बात को डिफेंड करते रहे कि उसने जो कदम उठाए वो उसके लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक थे और युद्ध से हटने के लिए उसके खिलाफ लगाए गए पागलपन के आरोप गलत थे। लेकिन इंपीरियल जापानी हेडक्वार्टर ने इस हार का सारा ठीकरा मुतागुची के सर पर फोड़ा। उनकी रिपोर्ट में कहा गया, मुतागुची के ओरिजिनल प्लान में काफी कमियां थीं और मुतागुची और साटो के बीच तनाव की स्थिति भी इसका मुख्य कारण रही। इसी तनाव की वजह से साटो ने बड़े लक्ष्य पर ध्यान देने की बजाय अपना डिवीजन बचाने पर ज्यादा ध्यान दिया। इंडियन ब्रिटिश आर्मी में स्लिम, स्कोनस और स्टॉपफोर्ड को सम्मानित किया गया था, पर मेजर जनरल ग्लोवर के लिए अच्छी खबर नहीं आई थी। उनको जनरल स्लिम ने उनके पद से हटा दिया था। मेजर जनरल ग्लोवर, आपको आपकी पोस्ट से डिसमिस किया जाता है। आपने अटैक कंडक्ट करने में काफी सुस्ती दिखाई थी। साथ ही आपकी सेना से भी बहुत शिकायतें आई हैं। ग्लोवर ने जनरल स्लिम का ये डिसीजन स्वीकार कर लिया था। उनको आर्मी वेलफेयर सर्विस का डायरेक्टर बना दिया गया था। इंडियन ब्रिटिश सेना के लिए ये जीत हौसला बढ़ाने वाली तो थी ही, साथ ही उनको अब आगे के वर्ल्ड वॉर में बड़ी बढ़त भी मिल गई थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत अब एयर सप्लाई थी। एयर सप्लाई ने इंडियन ब्रिटिश सैनिकों को उन पोजीशन पर टिके रहने में सक्षम बनाया जहां से अन्यथा गोला बारूद, राशन और पानी की कमी के कारण छोड़कर भागना पड़ता था। साथ ही बहुत कम समय में अब वो सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह एयरलिफ्ट कर सकते थे। जापान की सेना पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। उनकी सेना कमजोर तो हुई ही,
वहीं उनका मनोबल भी गिर गया था, जिनको इस वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार का मुख्य रूप से एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल रेनिया मुतागुची। मुतागुची के लिए हेडक्वार्टर से फरमान आया, आपको आपके पद से मुक्त कर दिया गया है और आप टोक्यो वापस आ जाइए। इसके बाद मुतागुची को जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया। मुतागुची ने अपनी जिद और घमंड के चलते इतने रिस्की प्लान के लिए भारत पर अटैक किया था। वो चाहते तो मई के महीने में युद्ध खत्म करके अपने हजारों सैनिकों की जान बचा सकते थे, लेकिन उनके घमंड ने उनको हार मानने की इजाजत नहीं दी। मुतागुची की जापान के लिए एक निर्णायक वॉर जीतने की सनक ने उनको इतना पागल बना दिया था कि उन्होंने अपने 53,000 सैनिकों की बलि दे दी। जहां वो जापान के लिए वर्ल्ड वॉर जीतने निकले थे, वहीं उनके इस वॉर के बाद जापान पूरा बैकफुट पर आ गया था।